नमस्कार। चलिए आज समझते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की उस कहानी को जब यूरोपीय कंपनियां भारत पहुंची, वो भी व्यापार के बहाने। जरा सोचिए, 5 बड़ी बड़ी यूरोपियन पावर्स और इनाम सिर्फ एक, भारत। तो सवाल यह है कि भारत पर कब्जे की इस जबरदस्त रेस में आखिर कौन जीता? ये वो रेस थी जिसने भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए देखते हैं ये रेस शुरू कैसे हुई। सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली आए। उनके पीछे पीछे डच, फिर ब्रिटिश, डेनिश और आखिर में फ्रांसीसी भी इस होड़ में कूद पड़े। ये जो आने का क्रम है ना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि मुकाबला कैसे धीरे धीरे और भी ज़्यादा सीरियस होता गया। तो सबसे पहले मैदान में कौन उतरा? चलिए एक नज़र डालते हैं इस रेस के शुरुआती खिलाड़ियों पर, जिन्होंने व्यापार और असर के लिए भारत में अपनी पहली नींव रखी। इस दौर की शुरुआत की पुर्तगालियों ने। साल था 1498 जब वास्को डी गामा कालीकट के तट पर उतरा और देखते ही देखते उन्होंने गोवा को अपना मेन सेंटर बना लिया और भारत के समुद्री व्यापार पर अपनी पकड़ एकदम मजबूत कर ली। पुर्तगालियों के ठीक पीछे पीछे आ गए डच। 1602 में उन्होंने अपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम और बंगाल के चिंसुरा जैसे बड़े बड़े ट्रेडिंग सेंटर्स पर अपना अड्डा जमा लिया। और अब मैदान में कुछ और ताकतवर खिलाड़ी उतरते हैं। इनके आने से ये मुकाबला और भी ज्यादा कड़ा और दिलचस्प हो गया। मतलब यहाँ से भारत पर कंट्रोल की रेस ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। और फिर एंट्री होती है अंग्रेजों की। 1600 में बनी ईस्ट इंडिया कंपनी, 1613 में उन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली और फिर धीरे धीरे बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता जैसे स्ट्रेटेजिक शहरों पर कंट्रोल कर लिया। बस यहीं से शुरू हुई भारत में ब्रिटिश राज की लंबी कहानी। इस दौड़ में डेनिश भी पीछे नहीं थे। 1616 में वो भी आ गए और तमिलनाडु के त्रंकेबार और बंगाल के श्रीरामपुर में अपने सेंटर्स खोल दिए। इससे साफ पता चलता है कि भारत का आकर्षण कितना जबरदस्त था कि यूरोप के कोने कोने से देश यहाँ खिंचे चले आ रहे थे। तो रेस के इस मोड़ पर एक नज़र डालते हैं। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और डेनिश सभी अपने अपने ठिकानों के साथ मैदान में डटे हुए थे। हर कोई भारत के व्यापार पर अपनी पकड़ मजबूत से मजबूत करने में लगा था। और फिर इस रेस में शामिल हुई आखिरी बड़ी यूरोपियन पावर, फ्रांसीसी। 1664 में उनकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और उन्होंने पौंडीचेरी, कराईकल और चंद्रनगर को अपने मेन सेंटर्स बना लिया। बस अब स्टेज एक फाइनल और निर्णायक टकराव के लिए पूरी तरह से तैयार था। लेकिन इतने सारे शक्तिशाली दावेदारों के बीच जीतना तो किसी एक को ही था। तो सवाल यह है कि कैसे एक शक्ति ने धीरे धीरे सबको पीछे छोड़ दिया और ये महान दौड़ अपने नाम कर ली। और वो विजेता थे अंग्रेज। लेकिन कैसे? ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं था। उनकी जीत के पीछे 3 बड़े कारण थे। पहला, उनकी जबरदस्त नेवी, जिसने समुद्री रास्तों पर उनका कब्जा बनाए रखा। दूसरा, उनकी चालाक डिप्लोमेसी, जिससे उन्होंने भारतीय राजाओं को आपस में ही लड़ा दिया। और तीसरा, उनकी मजबूत आर्थिक ताकत, जिससे वो लंबे युद्ध लड़ सकते थे। इन्हीं वजहों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस संघर्ष में जीत गई। ये लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है। अपनी मिलिट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ताकत के दम पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने न सिर्फ अपने यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स को हराया, बल्कि पूरे के पूरे भारत पर अपना शासन भी स्थापित कर लिया। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जीत सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं थी। इसका मतलब बहुत बहुत बड़ा और गहरा था। ये वो जीत थी जिसने एक ट्रेडिंग कंपनी को एक साम्राज्य का शासक बना दिया। ये कहानी इस बात का एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे एक कंपनी जो आई तो थी व्यापार करने, धीरे धीरे पॉलिटिकल पावर पर काबिज हो गई और फिर एक पूरे उपमहाद्वीप की किस्मत लिखने लगी। और ये सब जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि यूरोपीय कंपनियों के आने से लेकर अंग्रेजों की जीत तक का ये जो पूरा टॉपिक है ना, ये यूपीएसआई, एसएससी और रेलवे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। इसे गहराई से समझने का मतलब है अच्छे मार्क्स की गारंटी। तो अंत में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। आखिर वो कौन सी रणनीतियां थी, वो कौन से हालात थे जिन्होंने एक ट्रेडिंग कंपनी को इतनी ताकत दे दी कि उसने एक पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लिया? इस पर जरूर सोचिएगा। ये आपको इतिहास की एक गहरी समझ देगा।